हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। तो हम सेल के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो अगर हम सेल की बात करें तो जैसे ये क्या है, ये सेल है। तो सेल के अंदर बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लार्ज इन साइज, ये जो न्यूक्लियस होता है वो साइज के अंदर थोड़ा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है। सेल का ही ये कंपोनेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, और अगर हम सेल के बारे में डिस्कस करें, सेल के जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करें तो हमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस ही दिखाई देता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे हमें वैक्यूल दिखाई देता है। तो जो वैक्यूल है उसके बारे में हम हमारे वैक्यूल वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर हम एक सेल की बात करें तो उसके अंदर हमें जो न्यूक्लियस है वो सबसे बीच में दिखाई देगा, बड़ा कंपोनेंट होता है। इनफैक्ट अगर हम सेल की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियस ही होता है। फिर आते हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट। तो जो न्यूक्लियस का फर्स्ट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर एनवलप। अब ये न्यूक्लियर एनवलप क्या होती है, जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब ये एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये दो मेम्ब्रेन होती है। जैसे इस तरह से ये दो मेम्ब्रेन्स होगी जो कि न्यूक्लियस को कवर करेगी। अब ये जो भी मेम्ब्रेन्स होती है इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है। तो जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पेसेस है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में। तो जो ये स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप होती है इसके अंदर कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जैसे ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ जगह जगह पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये हमारी क्या हो गई बाद में, न्यूक्लियर एनवलप। दो न्यूक्लियर एनवलप होती है इसकी दो लेयर्स होती है। तो जब दोनों लेयर्स होंगी, इन दोनों लेयर्स के बीच की जगह को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है इनकी जो दो मेम्ब्रेन्स होती है इनके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इन न्यूक्लियर पोर्स की जरूरत होती क्या है, तो जो न्यूक्लियर पोर्स है ये हमें ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। अब जैसे कि ये हमारा क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म से किसी भी मटेरियल को अंदर आना है, जैसे कि किसी फूड पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होते ही नहीं तो जो भी फूड पार्टिकल है वो अंदर ट्रेवल नहीं कर पाता। तो जब फूड पार्टिकल्स को अंदर जाना है तो जब वो अंदर नहीं जा पाएगा तो हमारे न्यूक्लियस को फूड नहीं मिल पाएगा। तो जो भी न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी फूड पार्टिकल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इधर से क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास में, उसके अंदर एक एनवलप होती है जिसकी दो लेयर्स होती है। उन दोनों के बीच की जगह को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होती है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये क्या करने में, ये हमारे ट्रांसपोर्ट, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो भी ये न्यूक्लियर एनवलप होती है ये क्या करती है, जो भी न्यूक्लियस का अंदर का कंटेंट है उसको सराउंड करती है। और हमारी जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अब ये जो भी न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस जो है वो अलग किससे है, साइटोप्लाज्म से। वो अलग है, किससे अलग है, हमारी न्यूक्लियर एनवलप से। अगर ये न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर मिक्स हो जाएगी। जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो हमारी हेल्प करती है न्यूक्लियस का जो अंदर का कंटेंट है उसको साइटोप्लाज्म के साथ में मिक्स होने से बचाती है।
तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियर एनवलप। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो जो हमें न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट दिखता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, सेल है, तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये वाली हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से यहाँ पे भी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये किससे कवर होता है, ये न्यूक्लियर एनवलप से कवर होता है। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है पूरा, ये पूरा हमारी न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड है। और जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बात हो गई न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियर एनवलप देख लिया हमने, एक न्यूक्लियस का कंपोनेंट और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच की जगह को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब ये जो भी पोर्स होते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करते हैं। और ये जो भी न्यूक्लियर एनवलप होती है ये सेल के अंदर के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। अगर हमारी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी तो सेल की जो न्यूक्लियस के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ में जाके मिक्स हो जाएगी। तो न्यूक्लियर एनवलप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से एक और होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये पूरा न्यूक्लियर एनवलप से सराउंडेड होता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी क्या होता है, न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट होता है। जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे। तो किसी किसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, किन्हीं किन्हीं सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जिसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा उसको तो हम न्यूक्लियोलस ही बोलेंगे, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोलस तो उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, कौन, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एक प्रेजेंट हुए तो न्यूक्लियोलस, बहुत सारे प्रेजेंट हुए तो न्यूक्लियोलाई। अब ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, वो न्यूक्लियोलस ही बनाते हैं। और राइबोसोम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। तो यही न्यूक्लियोलस की इंपॉर्टेंस होती है कि वो जो राइबोसोम्स होते हैं उनको बनाता है। अभी जो भी न्यूक्लियोलस होता है ये थोड़ा डेंस होता है। तो हमने 3 कंपोनेंट की बात कर ली न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि किससे जुड़े हुए होते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवलप से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस की शेप को बनाते हैं। अब अगर ये फाइबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो न्यूक्लियस है उसकी शेप तो हर कैसी हो जाएगी। हम हमेशा न्यूक्लियस को सर्किल में ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको शेप दे देते हैं, एक डेफिनेट शेप दे देते हैं। और वो जो डेफिनेट शेप होती है वो होती है सर्किल शेप की। और जो न्यूक्लियोलस होता है या फिर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमेटिन मटेरियल होंगे वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, वो इस तरह से, ऐसे धागे की तरह, जिस तरह से जो धागा होता है वो उलझा हुआ रहता है तो उस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो उस समय पे हमारे जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है ये चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो जब भी सेल डिवाइड करेगा तो जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है हमारे वो चेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के अंदर।
तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, उनकी जो शेप होती है वो भी थ्रेड लाइक ही होती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल की शेप का होता है, थ्रेड लाइक शेप का। तो उसी तरह से हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो भी किस शेप के होंगे, थ्रेड लाइक शेप के। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी ये जो भी हैंड्स निकले हुए होते हैं, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने हुए किसके होते हैं, ये तो हमने देख लिया कि जो क्रोमोसोम्स है ये जब सेल डिवाइड करा होता है तब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवाइड नहीं करा होता है तब हमें क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है, अदरवाइज जब सेल डिवाइड करा होता है तो हमें क्रोमोसोम्स दिख जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। उनकी जो भी हैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ये जो भी क्रोमोसोम्स होंगे ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होंगे। लेकिन अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने हुए किसके होते हैं, तो जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे बने हुए होंगे डीएनए से, और वो बने होंगे हमारे प्रोटीन से। तो डीएनए से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। डीएनए जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन, जीन्स। तो जो क्रोमोसोम्स होता है अगर आप उसके किसी भी एक क्रोमेटिड को खींचोगे, किसके क्रोमेटिड को, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड को, तो जब आप उसको खींचोगे तो आपको उसके अंदर डीएनए दिखाई देगा। तो हम पहले क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके जो भी आर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं जो क्रोमेटिड्स। तो इन जो भी आर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। और जहाँ पे जो दो क्रोमेटिड्स हैं या फिर जो क्रोमोसोम्स के जितने भी क्रोमेटिड्स हैं जहाँ पे जाके वो मिलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो जिस तरह से ये क्या है, क्रोमेटिड्स है, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सेंट्रोमियर। तो जहाँ पे क्रोमेटिड्स मिलेंगे उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। और ये जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। हम जो न्यूक्लियस है उसी के बारे में डिस्कस करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था जो कि थ्रेड की तरह फैला हुआ था उसी के बारे में ही हम डिस्कस करें। जब सेल डिवाइड नहीं करा होता है तब हमें दिखाई देता है क्रोमेटिन मटेरियल, लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो हमें वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई नहीं देता, वहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। तो जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो बने हुए किससे होते हैं, वो डीएनए से और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके मन में सवाल आया होगा। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है उससे बना हुआ होता है हमारा क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स है वो प्रोटीन से भी बना हुआ होता है, जिस तरह से हिस्टोन्स प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स की भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स में से, उन प्रोटीन्स में से हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन से। अब जैसे कि हम किसी भी एक क्रोमेटिड को बढ़ा दें, जिस तरह से ये हमारी क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम्स है, और हम इधर वाली जो क्रोमेटिड है अगर हम उसको इंक्रीज कर दें तो वो कुछ इस शेप की दिखेगी हमें, इस तरह से। तो ये क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हमारी जो भी क्रोमेटिड है वो हमको दिखाई देगी। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं डीएनए। जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, और इन्हीं डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब ये जीन्स का क्या काम होता है, तो क्रोमोसोम्स के जो भी क्रोमेटिड होगा उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे डीएनए, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे जीन्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि जो आपके पापा मम्मी हैं वो अगर आपको आपके कोई भी, जैसे आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप तो एकदम आपके पापा के जैसे हो, तो वो आपको ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप आपके पापा के जैसे दिखते हो। तो आप आपके पापा के जैसे दिखते क्यों हो, क्योंकि उनके जो भी जीन्स हैं वो डोमिनेट कर गए। तो जो भी जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जाते हैं। तो आपके पापा के जो भी जीन्स है वो आपके अंदर आ गए। उसी तरह से अगर आपके हेयर जो है वो कर्ली है
कर्ली क्यों है? क्योंकि आपकी मम्मी के जो हेयर्स थे वो भी कर्ली थे, तो दोनों के डीएनए आए आपके पास में। आपके पास में जो पापा के जीन्स थे वो भी आए, मम्मी के जो जीन्स थे वो भी आपके पास में आए, लेकिन जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। तो पापा के हेयर्स कैसे थे? स्ट्रेट थे। मम्मी के कैसे थे? कर्ली थे। लेकिन मम्मी के जो भी जीन्स थे वो डोमिनेट कर गए, तो जो आपके हेयर्स थे वो कैसे हो गए? कर्ली हो गए। तो जो भी जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रेवल करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं आपके, वो कौन डिसाइड करते हैं? वो जीन्स डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो भी न्यूक्लियस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने बहुत सारे इसके कंपोनेंट देखे। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका एक और जो भी कंपोनेंट है वो होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोलिम्फ। तो कैरियोलिम्फ जो है वो भी एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का। तो कैरियोलिम्फ हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप हो गई, न्यूक्लियोलस हो गया, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसको हम न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। तो ये सारे हमारे न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं जिन्हें हमने हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.